मेडिसिन की ये डेफिनेशन है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं कि ये स्पोर्ट्स मेडिसिन डील करती है जी इंजरीज के या डिजीजेस के, जो खेलों में हिस्सा लेने से जो इंजरीज होती हैं उनसे बचाव के लिए, उनके इलाज के लिए, ये भी स्पोर्ट्स मेडिसिन है। और उसके बाद फिर परफॉर्मेंस, इंजरी के बाद रिकवरी, और फिर आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए तो ये सारी इसमें चीज़ें आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी स्पोर्ट्स मेडिसिन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि शायद उस बुक में नहीं था, इसमें है। ये 3 वो कहते हैं जी कि इसकी एरियाज हैं या ब्रांचेस आप इसको कह लें, ठीक है। स्पोर्ट्स सर्जरी है, जब कोई ट्रॉमा वगैरह हो जाए, फ्रैक्चर वगैरह हो जाए, रप्चर हो जाए, कुछ भी टिश्यूज़, इंटरनल बॉडी के टिश्यूज़ डैमेज हो जाए तो उनकी सर्जरी की जाती है। क्लिनिकल स्पोर्ट्स मेडिसिन है। और फिर तीसरी है फिजियोलॉजिकल ऑफ एक्सरसाइज, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सरसाइज या एक्सरसाइज फिजियोलॉजी कहते हैं इसको। तो ये 3 ब्रांचेस मेन है इसकी। वैसे एक चौथी ब्रांच भी थी, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे ये 3 ब्रांचेस हैं, ठीक है। अब आगे इनकी एरियाज बता रहे हैं कि क्लिनिकल स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या करती है, कि ये इंजरीज, ये एथलेटिक इंजरीज, डेफिनेटली स्पोर्ट्स मेडिसिन है तो स्पोर्ट्स का ही जिक्र होगा। सॉरी, ये बर्दाश्त कीजिएगा, आज ना मुझे अभी ये 2-4 दिन और लगेंगे इसको पूरा रिकवर होने के लिए। मौसम भी ऐसा है, बाहर जाना भी पड़ता है, हवा भी लगती है, फिर थोड़ा सा रिकवर होता है तो फिर थोड़ा सा और असर हो जाता है। हाँ जी, आप चलें पढ़ें फिर इसको। हाँ जी, अच्छा, क्या कहते हैं कि एथलेटिक, जो एथलीट है ना, वो स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, उनको जो इंजरीज होती हैं उनका प्रिवेंशन, उनसे बचाने के लिए, और अगर हो गई है तो फिर उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक है, इससे डील करती है। उसके बाद वो कहते हैं कि एक्सरसाइज का डिज़ाइन, कौन सी एक्सरसाइज आप करेंगे, आपका न्यूट्रिशन कौन कौन सा होगा, ठीक है, और ताकि आपकी खेलों में या फिजिकल एक्टिविटी में पीक परफॉर्मेंस हो जाए। तो ये दोनों से रिलेट करती है क्लिनिकल स्पोर्ट्स मेडिसिन जी। स्पोर्ट्स सर्जरी हाँ, वही है, सर्जरी से रिलेटेड ज़रा आप अगर बात करें तो वो कहते हैं कि अगर कोई फ्रैक्चर वगैरह हो जाए, अंदरूनी बॉडी टिश्यू डैमेज हो जाए, जहाँ पे बॉडी को कट करना पड़े, काटना पड़े, और फिर उसको ठीक करना पड़े, सर्जरी का मतलब आपको पता ही है, तो इससे रिलेटेड है ये। और ह्यूमन स्पोर्ट्स, हाँ, कोई बता सकता है ह्यूमन स्पोर्ट की एग्जांपल क्या है? हाँ जी, रनिंग, हाँ, जंप हो गया है, रनिंग होगी। हाँ, जिम्नास्टिक के कुछ इवेंट्स आ सकते हैं जी। अब हेड स्टैंडिंग कर रहे हैं, हैंड स्टैंडिंग कर रहे हैं, कार्टव्हील कर रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, ठीक है जी। जंपिंग जैक्स कर रहे हैं, पुशअप कर रहे हैं, पुल अप कर रहे हैं, हाँ, पुशअप पुल अप कर रहे हैं वगैरह वगैरह, रनिंग कर रहे हैं, तो ये सारे वो स्पोर्ट्स हैं जो बगैर इक्विपमेंट्स की होती हैं जी। हाँ जी, इसका स्पोर्ट्स मेडिसिन का मकसद वो कहते हैं क्या है, मुकाबले में जो खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं ना, उनकी फलाह बहबूद, क्योंकि उनको इंजरीज आती हैं तो उनकी बेहतरी फलाह बहबूद ही होती है, ये इसका मकसद है स्पोर्ट्स मेडिसिन का। फिर वो कहते हैं कि जी जिस्मानी तौर पे और आपका जो फिजियोलॉजी है, जो फिजियोलॉजी का मतलब है जी आपकी बॉडी के जो फंक्शन हो रहे हैं, उनके लिए जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो उससे रिलेटेड है ये।
इसके मकासद में वो भी शामिल है, और ये हेल्प आउट करती है आपको खेलों में। अगर इंजरीज आपको हो गई हैं तो उसको डायग्नोज, उसकी तशखीस करने में आपको मदद देती है। तो ये तीनों इसके ऑप्शन में ठीक हैं। हाँ, वो कहते हैं कि जी स्पोर्ट्स मेडिसिन के जो हकायक है ना, वो उसके 4 पहलू हैं। वो कौन-कौन से हैं? वो नीचे बता रहे हैं जी। वो कौन से हैं जी? प्रिपरेशन करना, ठीक है? और प्रिपरेशन, खेल किसी गेम की या किसी इवेंट की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको मदद देती है। प्रिवेंशन, सर्जिकल टेक्निक्स और रिहैबिलिटेशन, अगर कोई इंजरीज हो गई हैं, वहाँ से रिकवरी को रिहैबिलिटेशन भी कहते हैं। ये 4 इसके पहलू हैं जी स्पोर्ट्स मेडिसिन के। हाँ जी, इंजरीज को प्रिपेयर करना। इंजर्ड एथलीट को प्रिपेयर लिखा हुआ है, प्रिपेयर एन इंजर्ड एथलीट। अच्छा, अगर एक इंजर्ड एथलीट है तो उसको तैयार करना, और बीमार एथलीट को गेमों की तरफ वापस लेके आना, ये दोनों इसके रिहैबिलिटेशन के मकासद हैं। अच्छा, एक था ये इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट, और एक था कोई थेरापी थी, उसका नाम था, ये एक ट्रिक मैंने बनाया हुआ था, किसी को याद है? मैंने आपको लिखवाया था, मैं वैसे लोग अतिया आप लोग के, एक कोई और भी था इसके साथ ना, बायो डायाथर्मी, डायाथर्मी। वो क्या था कि जो क्रोनिक डिजीजेज हैं, कहीं पे आपको अल्ट्रावायलेट मिलेगा और कहीं पे डायाथर्मी मिलेगा, कहीं पे इंफ्रारेड मिलेगा। इसकी कोई बारीक टेक्निक थी, वो मुझे माइंड में आ जाए तो फिर मैं आपको बताता हूँ। आप लोग ज़रा बताएं अगर याद है फरहत को, महविश और अतिया, याद है किसी को? हाँ, तो किताबों पे जब आप नहीं लिखेंगे ना तो माइंड से इतनी 6 महीने साल पहले वाली बातें याद नहीं रहती। आपको कहा, आप लोग भी जितने भी हैं कॉपी पेंसिल साथ रख के बैठा करें, जो रिलेटेड बात होती है फौरन लिख लिया करें अगली दफ़ा, ताकि जब आप पढ़ें तो वो सारी इससे रिलेटेड बातें आ जाएं। आपकी बुक्स कोरी की कोरी होती हैं, आप लोग लिखते नहीं हैं। चलें जी, आगे चलें। वो कहते हैं कदीम जो आपको इंजरीज है ना, अल्ट्रावायलेट के ज़रिए उनका इलाज किया जाता है। हाँ जी, वाइट वाटर को हाइड्रो कहते हैं, तो उससे इलाज करना हाइड्रोथेरापी। ये गर्म और ठंडा पानी होता है। तो ये जितने भी खिलाड़ी हैं ना, ये आइस बाथ लेते हैं जब ये थकावट, फटीग इनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, जैसे आजकल फुटबॉल का सीज़न चल रहा है, तो ये खिलाड़ी इंतहाई कोल्ड पैक्स या कोल्ड स्विमिंग करते हैं, इनका बॉडी अडाप्ट होता है ताकि वो जितने भी इनके मसल फटीग हैं, स्ट्रिक्ट हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं। हाँ जी, कंट्रास्ट बात का मतलब है कि अगर आपको स्वेलिंग भी हो गई है और इंजरीज भी हो गई है, तो आपको एक वक्त में ठंडा और दूसरे वक्त में गर्म पानी से नहाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये चीज़ें दूर हो सकें। हाँ जी, ये अब देखें कि ये बेसिकली तो उसकी टॉपिक्स हैं हमारे ट्रेनिंग के, लेकिन इसमें आए हुए हैं, ठीक है। आइसोटोनिक आप खुद बताएं। आइसो का मतलब बताया था सेम, टेंशन का मतलब, टॉनिक का मतलब था टेंशन, सेम टेंशन, सेम टेंशन। तो ये बता रहे हैं कि अगर कोई हरकत नहीं हो रही मसल कंट्रैक्शन के मुताबिक, तो क्या ये आइसोटोनिक होगा? बताएं ज़रा, क्या ये सवाल ठीक लिखा हुआ है? मैं ये कहता हूँ कि सवाल गलत लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, देखें, आइसोमेट्रिक होगी, ठीक है ना, कि वो नो चेंज इन मसल है, आइसोमेट्रिक, सेम लंबाई।
लंबाई सेम रहेगी, हर उसमें तब्दीली नहीं होगी, तो ये आइसोमेट्रिक है। तो इसलिए ये बुक को इसलिए नहीं छेड़ा था कि इसमें मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं, और उस बुक को पढ़ने के बाद आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो आप इनकी करेक्शन खुद कर सकते हैं। चलें जी आगे। हाँ, मूवमेंट क्या होता है? अच्छा अच्छा, एक मिनट, मूवमेंट क्या होता है? आप अपने बाजू को बेंड करें, साइज कम या ज्यादा होता है तो ही मूवमेंट होगी ना। अगर मूवमेंट नहीं हो रही तो साइज कम ज्यादा कैसे होगा? है, समझ आ रही है बात? जल्दी जल्दी बोला करें, समझ आ गई आपको बात कि नहीं? मसल का साइज मूवमेंट से रिलेटेड है ना। मूवमेंट, मसल का साइज देखें, बाजू को बेंड करें, मसल सिकुड़ा है तो ही आपका बाजू में मूवमेंट हुई है ना। अब एक जगह पे दीवार के साथ लगाएं और धक्का दें, अब मूवमेंट भी नहीं हो रही है, मसल का साइज भी नहीं चेंज हो रहा। एक ही बात है, कान को इधर से पकड़े या उधर से पकड़े। चलें जी आगे। हाँ, ये कहते हैं रिहैबिलिटेशन तो उनसे मतलब कि रिकवरी का पीरियड ही होता है रिहैबिलिटेशन। हाइड्रोथेरापी, क्रायोथर्मी, क्राइथर्मी का मतलब है जी ये कोल्ड बाथ जिसको आप कहते हैं, ठंडे पानी से बाथ, उसका क्रायोथेरापी है। तो सबसे पहले है जी इंजरी को ठीक करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं, तो ये ज़्यादा बेस्ट मेथड है। हाँ, अब देखें जी, वहाँ पे क्या था? अल्ट्रावायलेट था, यहाँ पे था डायथर्मी। अच्छा, आगे चलें, एक और भी आएगा, इंफ्रारेड भी आएगा। तीनों का मैंने फ़र्क बताया था, अगर वो कहीं पे भी आपका लिखा हो तो उसको देख लें और बताएं। हाँ, आप देखें ना कि बार बार वही सवाल आ रहे हैं। जल्दी, ये पता क्या है, ये सारा एक सवाल को आप उठाए एज इट इज़ यही लिखें, स्टेटमेंट, इसको कॉपी करें और सेम गूगल पे लिखें। आपको ये पूरी तरतीब से वहाँ पे एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी और पता चलेगा जी ये फलां कोई यूनिवर्सिटी की, अ, इंग्लैंड की, इंडिया की, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उनकी, और वहीं से पूरी तरतीब के साथ क्वेश्चन उठा के यहाँ पे डाले हुए हैं। अब वो कुछ क्वेश्चन ठीक है, नहीं है, क्या है, तो ये एक बहुत बड़ी जी बुक बन गई है। इसी तरह जितनी भी मार्केट्स में बुक है वो सारा कुछ यही किया हुआ है, सिवाय ये एक बुक जुबैर साहब की बुक के, और भट्ट साहब की बुक के भी बहुत सारा पोर्शन जो है वो। हाँ जी, वही तो आपको कहा हुआ है कि वो आपने करनी है। पता नहीं, अब देखें कि आप खुद ही कह रहे हैं, ये थोड़े से अलग क्वेश्चन कुछ थे और ये भी कोई इतने टेक्निकली तो नहीं है। बहरहाल आप लोगों ने कहा जी कि ये कर लें। चलें, हालांकि सीनियर्स को नहीं कहना चाहिए, उन्होंने ये 2-3 दफ़ा ये बुक पढ़ी हुई है। चलें, खैर अब स्टार्ट कर लिया तो इसको करते हैं आगे। चलें जी, जल्दी जल्दी पढ़ें। हाँ, अब देखें ये रिपीटेडली क्वेश्चन वही आ रहे हैं। आगे चलें। हाँ, स्प्रेन हम कहते हैं जी के लिगामेंट्स का इंजरी, और स्ट्रेन हम कहते हैं टेंडन और स्केलेटल मसल की इंजरी। बोन नहीं, स्केलेटल मसल की रप्चर हो जाता है। अच्छा जी, अदर नेम ऑफ थेरापी, क्रायोथेरापी का मतलब है आइस थेरापी, ठंडा बाथ यानी कि लम्बैगो, लंबर रीजन, और जो लंबर से निचला हिस्सा है हमारा, उसमें अगर पेन हो जाए कमर के निचले हिस्से में तो उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, लंबैगो। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा आप कर लें क्योंकि बेसिक एक टर्म है। अच्छा, कंट्रास्ट बाथ किस लिए होता है कि आपकी, ये ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं, स्वेलिंग के लिए और पेन को रिलीव करने के लिए ये होता है। कॉमन इंजरीज इन बास्केटबॉल हेयर। अच्छा,
अब देखिए, इसको पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये बुक आप खुद से पढ़ सकते हैं, मतलब ये इतने आसान सवाल इसमें दिए हुए हैं, इसमें से आ सकते हैं सवाल, नो डाउट। कोई क्योंकि पुरानी बुक है और यहाँ से वो क्वेश्चन उठाते भी हैं, और इतने शफकत रसूल साहब का नाम इनके ऊपर लिखा हुआ है, तो ज़रा पेपर बनाते वक्त यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। लेकिन ये इजी है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। अच्छा, याद रख लें, वो कहते हैं जी कि डैमेज मीडियल लिगामेंट ऑफ नी, मीडियल मेनिस्कस डैमेज, डैमेज लेटरल लिगामेंट ऑफ एंकल। अच्छा, फुटबॉल में वो कहते हैं जी कि एंकल इंजरी ज़्यादा होती है, और बास्केटबॉल में आपकी नी इंजरी ज़्यादा होती है, क्योंकि जंप करते हैं और जंप करके वो बास्केट करते हैं, फिर नीचे आते हैं, तो नी के ऊपर ज़रा वो होता है। तो ये ज़रा थोड़ा सा फ़र्क आप याद रख लें, यहाँ पे बुक के पास लिख लिया करें, बुक के ऊपर। अच्छा, आप ये देखें, मैं एक बात आपको मैं बताऊं, आप हैरान होंगे, ये लोग जानते हैं, जितने भी अब तक आप सारे लोग हैं, मैम अमन उनमें ऐसी थी कि वो मेरी एक एक मुंह की बात वैसे एज इट इज लिख लेती थी बुक के ऊपर, और वो बातें जब रिपीट हम करते थे तो मुझे भूली होती थी। वो कहते हैं, वो बताती थी कि लास्ट टाइम आपने ये अल्फाज बोले थे, ऐसे ऐसे था। ठीक है, इतना मतलब कि एक उस चीज को लिखना ताकि वो याद रह जाए। और आप लोग हैं कि कुछ भी नहीं लिखते इनके ऊपर, सुन लेते हैं, और जब सुनने के बाद आधा माइंड से वॉश आउट हो जाता है, जब आप पढ़ते हैं फिर अपने तरीके से वो सारी बातें भूली हुई होती हैं। तो एमसीक्यूज या बुक को कोरा नहीं छोड़ना, उससे रिलेटेड जितनी भी डिस्कशन होती है, वरना अगर सिर्फ रीडिंग ही करनी है तो वो तो 1 घंटे में 100 एमसीक्यूज हो जाएंगे। रीडिंग हम नहीं कर रहे होते, हम उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसी क्लूज छोड़ रहे होते हैं कि वो आपको याद रखने के लिए, उसके बिहाइंड पूरी एक रीज़न होती है, वाक़या होता है, उसकी एक्सप्लेनेशन जो भी है वो होती है। तो इस इन तमाम चीज़ों को लिख लिया करें। हर वक्त आपके हाथ में एक पेंसिल होनी चाहिए, जो कि इसको आप लिखते जाया करें। और अगर किसी के पास ये सिर्फ एंकल एंकल इंजरी, अब देखें ना कि ये इंटरव्यू में पूछा गया सवाल है कि फुटबॉल के प्लेयर और बास्केटबॉल के प्लेयर में क्या इंजरी, कौन सी इंजरी होती है, उनमें कौन सी कॉमन है, इनमें कौन सी कॉमन है। तो बास्केटबॉल वालों का नी इंजरी के ज़्यादा चांसेस होते हैं, फुटबॉल वालों के एंकल की इंजरी ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये यहाँ पे वो उनके लिगामेंट्स बता रहे हैं, और ये लिगामेंट्स बड़े जो नी का है दरमियान वाला इंजरी, वो सॉरी जिसको एमसीएल कहते हैं, ये नाम आपने पढ़ा हुआ है कि मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, और एंकल का जो लेटरल लिगामेंट है बाहर वाला, वो यानी कि पाँव अंदर की तरफ मुड़ जाता है, जब वो लैंड करते हैं तो पाँव अंदर की जानिब उनका मुड़ जाता है, अक्सर बाहर की जानिब नहीं मुड़ता, अंदर की जानिब ही पाँव मुड़ जाता है। ठीक है, तो इस अंदर की जानिब स्ट्रेच जब आप करेंगे पाँव को, तो आपका जो लेटरल साइड का लिगामेंट है वो टूटने के चांसेस है। अगर वो थोड़े से उसके रेशे टूट जाते हैं तो स्प्रेन हो जाएगी। ठीक है जी, लेटरल का पता है कौन सी साइड है, बाहर वाली साइड, समझ आई आपको कि नहीं? ओके जी, ओके ओके। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है जी कि ये क्या लिखा हुआ है जी, मैकेनिकल, मेरे पास मिसिंग है ये मेरे पास, मैकेनिकल सोर्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। हाँ जी, अब यहाँ पे देखें ज़रा, एक था पहले हमने पढ़ा था क्रोनिक इंजरीज, उसका अल्ट्रावायलेट है, और एक है डायथर्मी। अच्छा, यहाँ पे है कि जी मैकेनिकल सोर्स क्या है, ये है इंफ्रारेड, ये भी शॉ के ज़रिए, लेकिन मैकेनिकल उन्होंने लिखा हुआ है, तो ये इससे ज़रा आप इसको रिलेट कर लें कि मैकेनिकल सोर्स लिखा हुआ इंजरी का, तो वहाँ पे आपने इंफ्रारेड लिखना है।
काज ऑफ नाजिया और वॉमिटिंग ड्यूरिंग फिजिकल ट्रेनिंग। जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उस वक्त आपको कोई मतली हो रही है, कै आ रही है, तो इसकी वजह क्या है? वो कहते हैं कि जी आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपका मतली आना शुरू हो जाती है या वॉमिटिंग हो जाती है। व्हाट इज़ द फर्स्ट एड फॉर लॉन्ग रनर इफ दे कुड नॉट मैनेज देयर ब्रीथ? वो कहते हैं जी कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर से 1 घंटा या आधे घंटे की वो रनिंग करके आ रहा है बंदा, लंबा फासला तय करके आ रहा है, सबसे पहले उसकी फर्स्ट एड में आप क्या करेंगे? क्योंकि डेफिनेटली इतने लंबे अरसे से वो इंड्योर करके आ रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, लैक्टिक एसिड उसकी बॉडी में भर चुका हुआ है, अच्छा सांस उसका उखड़ा हुआ है, क्या करेंगे? एड्रीनालीन, कार्बन डाइऑक्साइड और नॉन वगैरह ये चीज़ें नहीं, बल्कि सॉरी नीचे है, मसाज नहीं करेंगे, आइस थेरेपी नहीं करेंगे, क्रायोथेरेपी नहीं करेंगे, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। भाई उसको सबसे पहले हमने ऑक्सीजन देना है, मसनूई तरीके से सिलेंडर लगा देना है, ताकि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन जो कमी हो चुकी हुई है वो पूरी हो सके और उसकी वजह से लैक्टिक एसिड का खात्मा हो सके। जी आपको पता है ये कैसे लैक्टिक एसिड जमता है? कोई बता सकता है? वाह,